वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 21 जनवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा फ्रेडरिको फेल्लिनी के कोट के साथ, यू एग्जिस्ट ओनली इन व्हाट यू डू। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ या फिर समझाऊँ तो यही होगा, हमारा अस्तित्व या फिर हम जो भी हैं वो हम जो भी काम करते हैं उसकी वजह से है। राइट हमारा काम जो है वही हमारी पहचान है। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। थरोली ये चारों के 4 टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ है। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बिग रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। ऊपर से जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे रिपब्लिक 10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल 60% डिस्काउंट। तो डियर फ्रेंड्स 26 जनवरी 2021 तक ही वैलिड है, तो डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन, राइट। ये USA के अब ऑफिशियल प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। जो बाइडन के बारे में और नए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि कल हमने बात की थी कि ट्रंप जो हैं वो भले ही ऑफिशियली अब प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंपिज्म जो हैं वो ख़त्म हो गए। ट्रंपिज्म यानी कि जो उनकी विचारधारा थी वो आज भी USA में है, और ये नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि कैसे ये ट्रंपिज्म को हटाया जाए, सोसाइटी में से उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। बड़े बड़े चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा कोविड-19। कोविड-19 की वजह से USA में 4 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। एक 30 करोड़ रफली स्पीकिंग आबादी वाला देश जिसमें 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है, तो दैट इज़ अ बिग थिंग, इज़न्ट इट। और कोविड-19 ने पूरी दुनिया को किस प्रकार से अफेक्ट किया है, यू नो इट वेरी वेल, हम सब जानते हैं। कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो हुई है वो भी एक टॉप प्रायोरिटी होगी नए एडमिनिस्ट्रेशन की। पेंडेमिक और फेडरल मिसमैनेजमेंट, क्या कारण रहा कि USA सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा? एक तो कोविड-19 का जो स्प्रेड होने का जो नेचर है, कोविड-19 जिस प्रकार से फैलता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ बहुत सारे देश हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, दूसरे बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो इन सारे देशों ने कोविड के स्प्रेड को एक हद तक कंट्रोल में रखा, लेकिन USA नहीं रख पाया क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी ट्रंप सरकार, तो ट्रंप सरकार ने काफ़ी मिसमैनेजमेंट किया था स्टार्टिंग के टाइम पर। मुझे आज भी याद है उनके शब्द, वो कह रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी बंद होने के लिए है ही नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर ये कोविड-19 जो है वो इतना स्प्रेड हो गया कि सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी देश में हुई है तो दैट इज़ USA। US अंडर ट्रंप फेल्ड टू एक्ट एज अ वर्ल्ड लीडर, ये बात सच है। बहुत सारे ऐसे देश जैसे कि यूरोप के देश की बात करें जो USA के बहुत ही क्लोज एलाइज, क्लोज फ्रेंड्स माने जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे देशों के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो मिस्टर ट्रंप ने बिगाड़ दिए। UK जो हैं, UK और USA के रिलेशनशिप जो हैं इनको दे आर लाइक ब्रदर्स, यू नो। ऐसा कहते हैं कि UK और USA के लोग जो हैं वो एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। तो ऐसे पुराने, सबसे शायद पुराने रिलेशनशिप इन दोनों देशों के एक दूसरे के साथ हैं। तो इसमें भी हमें बहुत सारी दरारें, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। फिर जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें जो USA के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मिस्टर ट्रंप ने इश्यू क्रिएट किया। भारत जैसा देश, राइट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस किए विथ मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो US अंडर ट्रंप फेल टू एक्ट एज अ वर्ल्ड लीडर। बहुत सारी जगहों से USA निकल रहा था। पेरिस एग्रीमेंट आप देख लीजिए, फिर जब सिक्योरिटी की बात आती है तो USA ने ये कह दिया, मिस्टर ट्रंप ने ये कह दिया, व्हेन आई से USA आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप पैसे पे कीजिए, विदाउट मनी
हम कैसे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बहुत ही हार्श स्टेप्स उठाए और ये सारी चीज़ें की जो आपको पता है। मैं जस्ट आपको चीज़ें याद दिला रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स इस आर्टिकल में भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज प्रेमाइज्ड ऑन इलेक्शंस मेकिंग ए डिफरेंस। ये बात सच है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो एक नया बदलाव लेकर आते हैं। जब भी कोई चीज़ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लगती है कि अब चीज़ें बिगड़ने लगी हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो वो चीज़ों को रिपेयर करते हैं लोगों के विचार, लोगों के मत, और यही हुआ है यूएसए में। जो बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो टीम है, उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, सोबेरिटी देखने को मिलेगी, और बहुत सारे अनुभवी लोग भी उनकी टीम के पार्ट हैं। उनकी टीम ने एक पहले 100 दिनों का जो लक्ष्य रखा है वो ये है कि 100 मिलियन डोजेस इन फर्स्ट 100 डेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 जो है उसको एक टॉप प्रायोरिटी को लेकर चलेगा नया एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है जेनेट एल येलन। जेनेट एल येलन को आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद जानते होंगे, जो यूएसए की फेडरल रिजर्व है, यानी कि जैसे हमारे देश में एपेक्स बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इक्विवेलेंट या काउंटर पार्ट ऑफ आरबीआई, या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसए की जो रिजर्व बैंक है उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व। तो फेड, कई बार इसको फेड भी कहा जाता है। तो ये जो फेड है उसके हेड रह चुके हैं। जैसे हमारे देश में, बताइए कि फिलहाल हमारे देश में जो आरबीआई है उनके गवर्नर का नाम क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको राइट आंसर पता है। तो स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसे हमारे देश के जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उसी प्रकार से फेड के गवर्नर रह चुके हैं जेनेट एल येलन, और अब ये नए ट्रेजरी सेक्रेटरी होंगे, और ये अमेरिका के टॉप इकोनॉमिक डिप्लोमेट भी होंगे। और उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है यूएसए में, यूएसए की इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो उसको रिपेयर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो दूसरे देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप थे और जो बिगड़ गए हैं, उनको भी रिपेयर किया जाएगा। चाइना के बारे में भी उन्होंने बात बताई है कि चाइना का जो इलीगल, अनफेयर और एब्यूजिव जो चाइना की प्रैक्टिसेस हैं, उनके खिलाफ भी मित्र देशों के साथ मिलकर चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। राइट, तो यूएसए ने क्लियरली बता दिया है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना उनके टारगेट में है ही, आप कह सकते हैं। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी ये बताया है कि वी विल एंगेज द वर्ल्ड नॉट एज इट वॉज बट एज इट इज़। इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, सारी चीज़ों को यूएसए अप्रोच करेगा। भारत की बात करें तो क्लियरली हमें पता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत यूएसए के लिए एक इंपॉर्टेंट देश है। आई एम नॉट सेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ओनली इंपॉर्टेंट। एक लिस्ट है तो उसमें टॉप 10, टॉप 15 कंट्रीज में भारत होगा। तो भारत के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप ही रहेंगे जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, लेट्स होप। और दूसरी एक चीज़ जो है वो ये है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने लिबरल वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, समानता है, फिर धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है और अच्छी बात भी है। तो भारत में, आई एम नॉट सेइंग कि भारत में ये सारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन जो भी 0.%, 0.2%, 5% जो भी ऐसा इश्यूज़ होते हैं, तो इसको लेकर भी यूएसए जो है वो हमें सलाह देगा, यूएसए हमें इंसिस्ट करेगा कि ये सारी चीज़ों को हम रिपेयर करें, और ये सारी चीज़ों के लिए भारत सरकार को भी तैयार रहना होगा। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज द फर्स्ट आर्टिकल इज कंसर्न्ड। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट टू माई टेलीग्राम चैनल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं देखता हूँ कि कभी आप लोग शेयर करते हैं, कभी इस लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करते हैं, आई एक्सपेक्ट द सेम कंसिस्टेंटी। आपके सपोर्ट के बिना डियर फ्रेंड्स ये सीरीज़ जो है वो एक्सपांड नहीं होगी। तो इफ़ यू जेन्युइनली लव दिस सीरीज़, इफ़ यू जेन्युइनली अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है,
तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर यूएसए और चाइना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है द मेनी इन्फॉर्मिटीज ऑफ चाइनाज वेस्टर्न थिएटर कमांड। ये आर्टिकल लिखा है योगेश गुप्ता साहब ने। योगेश गुप्ता साहब जो हैं वो भारत के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, एक डिप्लोमेट हैं, तो उन्होंने एक्स डिप्लोमेट है, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इसमें काफ़ी आपको फैक्ट्स और उनका अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर जब भी कोई डिप्लोमेट या फिर कोई ऑफिसर या फिर कोई सिटिंग मिनिस्टर, ऐसे कोई व्यक्ति आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें आपको फैक्ट्स के साथ साथ उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आपको शायद किताबों में पढ़ने को ना मिले, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। तो दैट्स वाई दिस आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब शी जिनपिंग ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ये कहा है कि कॉम्बैट रेडी टू एक्ट एनी सेकंड, यानी कि आपको तैयार रहना है, कभी भी किसी भी वक्त आपको आदेश मिल सकता है और आपको युद्ध के लिए हमेशा 24/7 365 डेज तैयार रहना है। और नई ट्रेनिंग एक्सरसाइज की शुरुआत की है। शी जिनपिंग जो है उन्होंने नए रूल्स भी बनाए हैं मिलिट्री के सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन के लिए। और यहाँ पर बात हम कर रहे हैं जो टॉप ऑफिसर्स हैं, खास करके ऑल अक्रॉस द बोर्ड, राइट, पूरे पिरामिड में जो टॉप से लेकर बॉटम तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन खास करके जो टॉप लीडर्स हैं मिलिट्री में, तो वो कितने वफादार हैं चाइना देश के प्रति, नहीं, वो शी जिनपिंग के कितने वफादार हैं, दैट विल बी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आप एक डॉक्टर को, लेट्स आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। एक डॉक्टर किसी इंस्टीट्यूशन का कितना वफादार है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक डॉक्टर जो है वो कितना अच्छा डॉक्टर है, उनकी जो स्किल्स हैं। ऑफ कोर्स एक आपके पास स्किल्स है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप अगर किसी के साथ सेट नहीं हो सकते तो यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द टीम, भले ही आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे एक डॉक्टर हैं, और आप थोड़े बहुत टीम में भी ठीक ठाक है, राइट, भले ही टीम में इतने आप आउटस्टैंडिंग ना हो, लेकिन जो भी आपको कहा जाता है आप चीज़ों को समझते हैं, सेंसिबल व्यक्ति हैं, लेकिन एज ए स्किल्ड डॉक्टर आप बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देश के प्रति या फिर सिस्टम के प्रति कितने, सिस्टम इन द सेंस एज ए मिलिट्री, राइट, उसमें आप कितने कैपेबल है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप शी जिनपिंग के कितने वफादार हैं, दैट विल डिसाइड योर प्रमोशन। जो बाइडन एज यू नो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और अब यूएसए की जो पॉलिसीज हैं साउथ चाइना सी को लेकर, ये रहा साउथ चाइना सी, और यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट, राइट। यूएसए ने हमेशा से ताइवान को सपोर्ट किया है, और चाइना और ताइवान के बीच में ये जो जगह है इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये साउथ चाइना सी है, ये सारे देशों के साथ चाइना के इश्यूज चल रहे हैं। इसको एक और नाम दिया गया है, चाइना ने जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल, चाइना अपना क्लेम जो है वो कहता है 9 डैश लाइन्स। तो यहाँ पर चाइना ने ऐसी लाइन्स कर दी है, 9 ऐसे लाइन की है कि ये सारा पोर्शन जो है वो चाइना का है, ऐसा चाइना का दावा है, और ऐसा रियलिटी में है नहीं। यू कैन से कि चाइना ने ये सारी चीज़ों के ऊपर अपना दबदबा जो है वो इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, इस पूरे साउथ चाइना सी को। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन से पैसिफिक या फिर पैसिफिक से इंडियन ओशियन अगर आपको जाना है, तो जो नॉर्मल रूट लिया जाता है इट इज़ दिस वन, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका से साउथ चाइना सी और फिर पैसिफिक ओशियन। तो ये दोनों महासागरों को कनेक्ट करने वाला ये जो साउथ चाइना सी है, इसको चाइना ने अपने कंट्रोल में रखा है, और इससे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए यूएसए जो हैं वो भी चिंतित हैं, और चाइना को पता चल गया है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली काम करेगा। फिर चाइना ने जो लद्दाख में किया, एज यू नो, उन्होंने एक वेस्टर्न थिएटर कमांड क्रिएट किया है।
लद्दाख के लिए। लेकिन क्या ये इतना रोबस्ट है? ये थिएटर कमांड की सिस्टम जो है वो यूएसए ने निकाली। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि ये क्या है थिएटर, क्या वहाँ पर फिल्में दिखाई जाती हैं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। थिएटर कमांड का मतलब होता है कि जनरली एक आर्मी होती है, नेवी और एयरफोर्स, इज़न्ट इट? तो ये तीन अलग अलग सर्विसेज, ये तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं, लेकिन एक ग्राउंड के ऊपर, एक पानी के ऊपर और एक एयर में फाइट करते हैं। थिएटर कमांड जो क्रिएट किया जाता है, इसमें तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स किया जाता है। तो आपके पास ग्राउंड लेवल पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक कोई ऐसा एरिया है जहां पर आपको अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो देश हैं, यूएसए ने शायद इसकी शुरुआत की थी, ये थिएटर कमांड की। मुझे आई एम नॉट श्योर, बट एज फार एज आई नो, मुझे कहीं ना कहीं पढ़ा था कि यूएसए ने ही इसकी शुरुआत की थी। ये एक इनोवेशन यूएसए लेकर आया था। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर तीनों को यहाँ पर रखा जाता है और तीनों का कमांड जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास होता है। तो दिस इज हाउ थिएटर कमांड वर्क्स। ओके, तो वेस्टर्न थिएटर कमांड जो उन्होंने लद्दाख में सेट किया था लास्ट ईयर, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को भारत के सोल्जर्स ने मार दिया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हाइट्स थी, स्ट्रेटेजिक माउंटेन्स जैसे कि रेजांगला और दूसरे ऐसे पासेस जो हैं, उनको भी इंडियन आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया। तो ये वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है वो एक प्रकार से चाइना का बहुत बड़ा फेलियर रहा। दूसरी चीज़, चाइना के जो सोल्जर्स हैं उसके बारे में सिर्फ ऐसा नहीं मैं एज ए इंडियन बात कर रहा हूँ, आप जनरली अगर देखेंगे इसको और थोड़ा रिसर्च करेंगे, आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको इसमें रुचि है इस विषय में तो आप पाएंगे कि पिछले 41 ईयर्स में चाइना ने कोई भी ऐसा कोई खास युद्ध लड़ा नहीं है और चाइना के सोल्जर्स को ऐसे कोई खास सोल्जर्स माना जाता नहीं है। उनको ऐसे कोई टफ या फिर बैटल रेडी सोल्जर्स वो नहीं है, इतने खास प्रिपेयर्ड भी नहीं है। फिर मोटिवेशन को लेकर इश्यूज होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो उनके फोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। मैंने जैसे बताया ना कि आपकी स्किल नहीं, लेकिन आपकी वफादारी एक पर्टिकुलर पार्टी और एक व्यक्ति को लेकर कितने आप लॉयल हैं, राइट, उस चीज़ को देखकर आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो उसमें आपको बेस्ट सोल्जर्स या फिर बेस्ट ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं। 2 वाइस चेयरमैन थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, एक थे मिस्टर शू और एक थे मिस्टर वो। तो शू जो हैं वो कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई और वो जो हैं वो 2016 में उनको लाइफ सेंटेंस दी गई। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, क्योंकि वो शी जिनपिंग के साथ थोड़ा बहुत इश्यूज उनके चल रहे थे। फिर WTC के जो सोल्जर्स हैं वो एक क्लाइमेटाइजेशन के प्रॉब्लम्स फेस करे। कुछ 10,000 सोल्जर्स को रिक्यूपरेशन जिसको कहते हैं कि अगर आप सेट नहीं हो पा रहे हाइट्स पे तो फिर आपको वापस भेजा जाता है। द फोर्स हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग द जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ इट्स आर्मी, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एंड एयर फोर्स यूनिट्स। जो फोर्स है चाइना की वो स्ट्रगल कर रही है। नए रॉकेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइटर जेट्स और ड्रोन्स एंड अदर चीज़ें हैं, लेकिन उनको चलाने की क्षमता, सारी चीज़ें तालमेल में चलना, ये सारी चीज़ों से उनकी फोर्स जो है वो स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चाइना की आर्मी को या फिर उनकी डिफेंस पावर जो है उसको अंडर एस्टिमेट करें। इसका मतलब ये नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो हमारी आर्मी या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेस ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम होता है। और चाइना का अब पूरा एक जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने पूरा पोस्चर चेंज कर दिया। पहले डिफेंसिव था, अब चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको ऑफेंसिव बना दिया गया। तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन चैलेंजेस दूसरे देशों के लिए ही नहीं होंगे। चाइना की आर्मी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और जो 1 चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी, 1 चाइल्ड फैमिलीज, तो उसमें से दूसरा एक बच्चा है तो उसको आर्मी में भेज देना, तो दे आर नॉट लाइक मोटिवेटेड, उनको लगता है कि सरकार ने उनको पहले से ही दबा के रखा है थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है चाइना की आर्मी। तो ये दूसरे देशों के लिए, हमारे जैसे देश के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एंड द पेंडेमिक स्विफ्टली, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स,
वैक्सीन के डेवलपमेंट और डेवलपमेंट यानी कि उसको बनाना, डिप्लॉयमेंट यानी कि उसको स्प्रेड करना या फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, तो ये साइंस और लॉजिस्टिक्स का विषय है, इज़न्ट इट? लेकिन जब हम बात करें कि एक वैक्सीन, एक दवाई के ऊपर लोगों का क्या भरोसा है, क्या लोगों का कॉन्फिडेंस है उस दवाई के ऊपर, तो ये चीज़ जो है ये भी एक विज्ञान का ही विषय है, लेकिन इसके लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, कि वैक्सीन को लेकर आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेट्स से इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछा गया कि हमने देखा कि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन या फिर टीकाकरण लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या क्या खामियां रही हैं, क्या क्या चीज़ें हुई? तो उसमें से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने की आवश्यकता है। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो सकती है, हम करेंगे भी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। एंटी वैक्सीन फोर्सेस भी, ऐसा नहीं है सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर एंटी वैक्सीन फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे उनका कोई भी एजेंडा हो, राइट? वायरल मिस इन्फॉर्मेशन है, और हम हमेशा देखते हैं ये बहुत ही अजीब बात है कि गलत और गंदी बातें जो हैं वो बहुत ही फटाफट स्प्रेड हो जाती हैं, अच्छी बात जो है उसको स्प्रेड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट आर फाउंडेशनल टू वैक्सीन कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस। वैक्सीन के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस और उनको लोग तब स्वीकारेंगे जब वैक्सीन को लेकर ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी और ट्रस्ट होगा लोगों का। और बहुत सारी एंटी वैक्सीन फोर्सेस भी चल रही हैं जो जानबूझकर या फिर उनका कोई एजेंडा है, इसलिए वो वैक्सीन जो है इसको लेकर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करते रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर हम काफ़ी सक्सेस रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोलियो, MMR एक्सेट्रा। लेकिन ये सक्सेस इतना ईजी नहीं रहा है, इट हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंजिंग। पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में सबसे फेमस जो एक रूमर था, एक अफवाह थी, वो ये थी कि ये पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक प्रकार की चाल है। आपको ये दिया जाएगा, फिर आपके बच्चे जो हैं वो नपुंसक हो जाएंगे और फिर आपकी जो कम्युनिटी है उसके नंबर्स कम होते जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की रूमर थी। केरला की बात करें तो MMR वैक्सीन को लेकर भी रूमर्स चल रही थी, और इसीलिए बहुत सारे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे को लेकर ये MMR वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाते थे। फिर कई बार जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले कोविड-19 को लेकर ये रूमर चल रहा था कि ये हलाल है या फिर हराम है, इसमें जो पिग हैं, सूअर जो हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है एंड थिंग्स लाइक दैट तो जानबूझकर इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया। फिर दूसरा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम है वो है मैसिव फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? कितनी सारी इंफॉर्मेशन कोविड को लेकर हर रोज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, और फिर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर कितनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को भी एग्रेसिवली इस प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए। साइंटिफिक लिटरेसी भी मैटर करती है। मैं और आप एजुकेटेड लोग हैं, राइट? लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमें बोलना नहीं चाहिए अगर हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप श्योर हैं, आपने कोई साइंटिफिक या फिर अच्छी कोई चीज़ है, अच्छा कोई रिफर्ड या फिर रिलायबल सोर्स का डेटा है आपके पास, देन ऑफ कोर्स यू कैन कोट दोज डेटा। आप उसमें से जो आपको चीज़ें समझ में आई हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, ये है वो है, या फिर वैक्सीनेशन लेनी ही चाहिए। तो जो भी एक यस है या फिर नो है, और आप अपना डिसाइड करें, लेकिन दूसरों को भी अगर आप इन्फ्लुएंस करें यस या फिर नो में, तो यू शुड बी साइंटिफिक। आपकी एक साइंटिफिक लिटरेसी होनी चाहिए, आपको उसके बारे में 100% पता होना चाहिए, तब जाकर आप किसी को इन्फ्लुएंस करें। ऐसे ही कुछ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ लीडर्स हैं, राइट? चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर हो,
वो ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में बोल देंगे, अपने दिमाग में जो एजेंडा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे, तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल। कि उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनको देखकर चलते हैं, वो तो यही मानेंगे कि इन्होंने कहा है तो ये सही ही होगा, लेकिन नुकसान क्या उनका होगा? नुकसान होगा उन फॉलोवर्स का। सो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन को हमें रोकना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मीडिया को भी एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से एक्ट करना चाहिए। मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, बहुत सारे लेवल के ऊपर हमें दोनों स्पेस में हमें ये नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली है। फ्रंटलाइन स्टाफ के ऊपर ही सिर्फ रिलाई नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, उनको भी हमें रोप इन करना चाहिए, यानी कि उनको भी इस कैंपेन का पार्ट बनाएं। और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हैं तो इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को 100% परफेक्ट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो 100% परफेक्ट नहीं है तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये 95% या 96% या 20%, 50%, जो भी परसेंटेज है वो राइट परसेंट लोगों के पास होने चाहिए। तो हमारी जो सक्सेस स्टोरी रही है, इसको हम डेफिनेटली कोविड-19 वैक्सीन में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें राइट स्टेप्स उठाने होंगे, लोगों का विश्वास जितना होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डियर फ्रेंड्स, मैं इस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें, राइट? रीड इट एटलीस्ट 3 times। नोट्स बनानी है तो नोट्स बना लीजिएगा। इस PDF में भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। द रीज़न आई एम सेइंग टू रीड इट इज़ बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इस आर्टिकल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल, जो ईजी और सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स जब आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल को तब आपको पता चल जाएगा। आप कमल हसन साहब जो हैं, उनकी जो पार्टी है मक्कल निधि मय्यम, MNM, तो इस पार्टी ने ये एक घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो हाउसवाइफ्स के लिए सैलरीज लॉन्च करेंगे, राइट? तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हाउस होल्ड वर्क, जो घरेलू काम महिलाएं करती हैं, गृहिणी जिसको हम कहते हैं, तो उनका जो काम है उसको नेशनल GDP में कैलकुलेट नहीं किया जाता। हम सब जानते हैं कि जो हाउस होल्ड वर्क हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, ये 365 days 24/7 ड्यूटी पर रहती हैं, और कभी भी वेकेशंस, पेड हॉलीडे, ये सारी फैसिलिटीज़ हाउसवाइफ्स को नहीं मिलती हैं। वर्क आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी दुखद बात है कि दुनिया ने उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन जब से कमल हसन साहब ने ये बात की है तो ये टॉपिक जो है वो फिर से लाइमलाइट में आ गया है। लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स और जुडिशियल रिस्पॉन्सेस, इस विषय को लेकर रूल्स क्या बनाए गए थे या फिर बनाए गए हैं, क्या क्या जजमेंट रहे हैं, उनको भी हम क्विकली देखेंगे। ये सारे एग्जांपल्स हैं। 2011 का सेंसस अगर हम देखें तो 159.85 मिलियन महिलाएं जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं। अभी हाल ही में 5 जनवरी 2021 का एक जजमेंट था जिसमें जस्टिस NV रमन्ना ने जो कीर्ति एंड अदर वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो केस था, इसमें बताया कि एक महिला जो है वो दिन में 299 मिनट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 5 hours, इजंट इट? 5 घंटे जो है एक महिला ऑन एन एवरेज डोमेस्टिक काम करती हैं, घर का काम करती हैं, और ऊपर से 134 मिनट्स, तो आप पकड़ लीजिए टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट 8 to 9 hours का काम। 134 मिनट्स जो है ये केयर गिविंग काम होता है, तो टोटल 8-9 घंटे का काम जो है, एक फुल शिफ्ट जो है वो ऑन एन एवरेज एक महिला करती है। इससे कहीं ज़्यादा काम जो है वो किया जाता है। सिमिलर चीज़ें जो हैं वो UK, फ्रांस, फिनलैंड, USA, जर्मनी, इटली, तो ये सारी जगहों पर जब एक रिपोर्ट तैयार की गई तब पता चला इन देशों में भी यही सिचुएशन है। Women's economic contribution through their unpaid work, a case study of India's 2009 ने ये एस्टिमेट निकाला है कि महिलाओं का काम जो है वो एक साल में $612.8 बिलियन का काम महिलाएं करती है। जो काम वो घर पर करती हैं तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी होती है।
फिर हिस्ट्री में अगर हम जाएं राइट, तो हिस्ट्री में भी मीन्स एक अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2010 का जो केस था, तो उसमें जो जज थे उन्होंने ये बताया कि जो प्यार और मोहब्बत से, जो अफेक्शन से महिलाएं काम करती हैं, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते मनी के साथ। वो चीज़ पैसे परचेज नहीं कर सकते। तो उसकी वैल्यू जो इकोनॉमिकल, जो हम कोई जॉब की और पैसे मिले तो उससे कई ज़्यादा है। लव, केयर गिविंग, अफेक्शन से काम करना, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़ हायर, उसका एक हायर लेवल इस जजमेंट में बताया है। और जनरली ये सारे जजमेंट जो हैं मीन्स अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन से लिमिटेड रहते हैं। ओवरऑल महिलाओं की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर नहीं होती है। किसी एक केस में अगर एक्सीडेंट में किसी हस्बैंड की या फिर जो जो पैसे कमाने, ब्रेड विनर जिसको हम कहते हैं, उसकी मृत्यु हुई है, तो कॉम्पनसेशन देने के टाइम पर ये सारे जजमेंट्स हमारे सामने आए थे। जस्टिस A.K. गांगुली ने अरुण कुमार अग्रवाल 2010 को रेफर करते हुए कहा कि हमारे देश में 36 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, उससे भी ज़्यादा होंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पार्लियामेंट की एक्ट हैं, इस पार्लियामेंट की एक्ट ने इनको बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रिजनर्स, जो अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, उसकी कैटेगरी में रखा है कि महिलाओं का जो हाउस होल्ड वर्क है दैट इज़ अनप्रोडक्टिव। तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर दो स्पेयर्स हम मानते हैं कि पुरुषों का काम जो है वो घर के बाहर का होता है, महिलाओं का घर के अंदर होता है। पुरुषों का जो काम है दैट इज़ मोर अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस एंड हंटिंग इन द सेंस के बिजनेस कहीं से भी लेकर आओ, झूठ बोलो, कुछ भी करो, बट यू विन दैट बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग कि पुरुष झूठ ही बोलते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल के जो कुछ भी करो, सेल द प्रोडक्ट, सेल द सर्विसेज, ब्रिंग बिजनेस इन। और फिर महिलाओं का जो घर का काम होता है दैट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सैलरी जो है दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड। सैलरी जो है दैट इज़ लाइक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं एंड कंपनी इज़ गिविंग यू सैलरी, तो रिमेंबर कि जो कंपनी है वो दैट इज़ गोइंग टू बी अबव यू। कंपनी कहेगी कि आप सब उसके पार्ट हैं थिंग्स, लेकिन बहुत ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपको वो फीलिंग मिलती है दैट यू आर नॉट ए सर्वेंट, यू आर ए पार्ट ऑफ द टीम। तो सैलरी जब आप देंगे तो फिर ये भी होगा कि आप 7 दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर गए थे तो 7 दिनों की तनख्वाह कट हो जाएगी। तो ये इश्यूज भी हो सकते हैं। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉज जो हैं वो वैसे तो हैं, लेकिन जब डिवोर्स होते हैं उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होता है, तब तक महिला का कोई उसके ऊपर खास अधिकार भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली बदलनी चाहिए, बदलाव जो हैं उसकी एक आवश्यकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर आज के चारों के चार टॉपिक जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेज बूस्टिंग टॉपिक रहे हैं। और ये है कुछ न्यूज़ आइटम। प्लीज़ आप PDF को डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिपब्लिक डे सेल। UPSC के लिए भी एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।